हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम का टेस्ट सीरीज नंबर 14 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2022-23 के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम की परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 14 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल साइंस से लिया गया है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है, ये बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में कि सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है। ए नंबर स्टेटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइऑक्सिन। बी नंबर स्टेटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन। सी नंबर स्टेटमेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। और डी नंबर स्टेटमेंट है निकोटीन और बेंजीन। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों कि ये हमें नुकसान कैसे पहुंचाता है। तो दोस्तों, सिगरेट के धुएं में प्रमुख रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन मुख्य प्रदूषक के रूप में होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रुधिर की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को कम कर देता है, जबकि जो बेंजीन है दोस्तों ये कैंसर कारक है। बेंजीन क्या है? कैंसर कारक है। इसी कारण दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के मुख्य प्रदूषक हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रमुख वायु प्रदूषक भी है, प्रमुख वायु प्रदूषक भी है। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी तरह से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग उसमें दोस्तों आंसर करने में गलती नहीं करेंगे। तो सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बताना है दोस्तों कि विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। बिल्कुल कॉमन सेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। थोड़ा सा विखंडन के बारे में आप पढ़े होंगे तो तुरंत आंसर निकल जाएगा दोस्तों। विखंडन की प्रक्रिया हम लोग पढ़ते चलाएं दोस्तों, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, नाभिकीय संलयन, ठीक वहीं से रिलेटेड है दोस्तों। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। ए नंबर स्टेटमेंट है सूर्य से ऊर्जा मुक्त करने के लिए। बी नंबर स्टेटमेंट है हाइड्रोजन बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। सी नंबर स्टेटमेंट है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। और डी नंबर है रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। किसमें? एटम बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। ये दोस्तों अगर संलयन से संबंधित पूछा जाता तो आपका हाइड्रोजन बम होता। थोड़ा सा दोस्तों इस पर बात करेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो दोस्तों आप लोगों को ये भी क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। सुनिएगा दोस्तों, एटम बम से ऊर्जा मुक्त करने के लिए नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, जो कि हमारा आंसर है। जबकि हाइड्रोजन बम में ऊर्जा का निष्कासन नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था दोस्तों? 1903 में। सबसे पहले यह ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, कोट मिलाने के लिए भी दिया जाता है और विकल्प में भी दिए जाते हैं। अब हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। ए नंबर है भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर। बी नंबर है भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव। सी नंबर है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। और डी नंबर है पूर्ण स्वतंत्रता। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार, यानी इसके विरोधी। विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, ताकि इसके इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। फिर से पढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, गांधी जी के, किसने इसका नेतृत्व किया था? गांधी जी ने किया था। कहां से दोस्तों? दांडी मार्च के साथ। कहां से? अहमदाबाद से आरंभ किया गया था। फिर दोस्तों गांधी जी
आरंभ 12 मार्च से हुआ और पहुंचे कब दोस्तों दांडी, तो 6 अप्रैल 1930 को, यानी गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और मुट्ठी भर नमक से ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार को तोड़ दिया, जो कि हमारा आंसर है। यह इस बात का प्रतीक था दोस्तों कि भारतीय जनता ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? 3 गोलमेज सम्मेलन होते दोस्तों, बार बार पूछा गया है। 1930, 1931 और 1932, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। अब हमें बताना दोस्तों इसमें आयोजित कहाँ हुआ था, तो लंदन में, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, फैक्चुअल है। नेक्स्ट देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, पेस मेकर का कार्य है। पेस मेकर दोस्तों हृदय में लगाया जाता है। अब आप लोगों को आंसर आ गया होगा कि दिल की धड़कन प्रारंभ करने के लिए, यानी विकल्प नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? रोगों से संबंधित भी दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो इसलिए दोस्तों धीरे धीरे करके हम लोग सभी दोस्तों लाल रस्ट रोग जितने भी रोग होते हैं उन सबसे भी दोस्तों हम लोग पूरी तरह से क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ बताना दोस्तों मोजेक रोग किस पौधे में होता है, तो हमारा आंसर आएगा तंबाकू, यानी विकल्प नंबर बी, मोजेक रोग तंबाकू के पौधे में लगता है। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरह दोस्तों क्रांति के नाम दिए गए हैं, कौन सी क्रांति से कौन से प्रोडक्ट्स यानी उत्पादन पर जोर दिया गया, इसको दोस्तों हम लोगों को मिलान करने हैं। इसमें बताना कौन सा सही नहीं है, यानी असत्य कथन का चयन करना है। ए नंबर विकल्प है भूरी क्रांति, जो कि उर्वरक उत्पादन दिया गया है। बी नंबर बादामी क्रांति, जिसके सामने मसालों का उत्पादन दिया गया है। सी नंबर है गोल क्रांति, जिसके सामने आलू उत्पादन दिया गया है। और डी नंबर है सुनहरी क्रांति, जिसके सामने मक्का उत्पादन दिया गया। हम लोगों को असत्य कथन का चयन करना है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए नंबर है भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बिल्कुल सही। बी है बादामी क्रांति मसालों को उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही। सी नंबर है गोल क्रांति आलू उत्पादन, ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, सुनहरी क्रांति मक्का उत्पादन से संबंधित नहीं है। सुनहरी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से संबंधित है, बागवानी फलों के उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी दोस्तों फलों के उत्पादन से संबंधित है। तो हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, क्योंकि हमें असत्य कथन का चयन करना था। इसके अलावा दोस्तों क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न जो भी क्वेश्चन बनते हैं हम लोग यहीं पर क्लियर कर लेंगे, ताकि इससे इसके इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन दोस्तों हमारे मिस ना हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। और भी हरित क्रांति बार बार पढ़ते चले आए हैं, जो कि कृषि उत्पादन से संबंधित है, यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। उसके बाद श्वेत क्रांति है दोस्तों, श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रेवोल्यूशन, ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद नीली क्रांति जो ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, मत्स्य उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति पिंक रेवोल्यूशन, ये झींगा मछली उत्पादन के उत्पादन से संबंधित क्रांति है। फिर पीली क्रांति दोस्तों येलो रेवोल्यूशन, जो सूर्यमुखी व अन्य तिलहनों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति हम लोग पढ़ ही चुके। लाल क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, रेड रेवोल्यूशन, तो ये मांस या टमाटर के उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति हम लोग पढ़ ही चुके हैं दोस्तों, आलू उत्पादन से संबंधित है। एक है रजत क्रांति यानी सिल्वर रेवोल्यूशन, तो किससे संबंधित है, अंडा उत्पादन से। किससे, अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति हमारी बागवानी फल उत्पादन से संबंधित, जो कि हमारा आंसर आया है। उसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति दोस्तों, जो कि रेनबो रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ये कृषि संबंधित समग्र क्रांति से संबंधित है। उम्मीद करते हैं दोस्तों क्रांति से संबंधित अब आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, ये हमें बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे दोस्तों तो आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल कॉमन सेंस का इजी क्वेश्चन है। सोते समय क्या थोड़ा सा दोस्तों हम लोगों को आराम मिलती है, शांति मिलती है, यानी रक्तदाब थोड़ा सा दोस्तों नॉर्मल होता है, थोड़ा सा घटता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे अपने आप निकल आएगा। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है, तो रक्तदाब थोड़ा सा घटता है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 9 नंबर क्वेश्चन में बताने रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है, या मोमबत्ती का क्या कार्य है, विद्युत सेल का क्या कार्य है, डायनेमो बार बार पूछा था। तो यहीं पर दोस्तों सारे प्रश्न को हम लोग हर प्रश्न पे चर्चा कर लेंगे। सबसे पहले इसका आंसर करेंगे कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है दोस्तों, तो हो जाएगा हमारा आंसर विद्युत सेल, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। उसके बाद दोस्तों हमारा ये नंबर क्या है, सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है,
ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत हीटर है, विद्युत हीटर क्या करता है दोस्तों, तो ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलता है। फिर दोस्तों विद्युत बल्ब है, ये क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। और भी चर्चा करेंगे दोस्तों। ये एक है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। फिर है दोस्तों इसके बाद डायनेमो, जो बार बार पूछा था, ये क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती है दोस्तों, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं उष्मा ऊर्जा में बदलता है। एक माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन क्या करता है, ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यानी दोस्तों ये लाउड स्पीकर का बिल्कुल उल्टा है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये था दोस्तों बार बार पूछा था। सितार, सितार क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि, बार बार दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, बर्फ पानी पर इसलिए तैरती रहती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से अपेक्षाकृत कम होता है। यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत, सॉरी दोस्तों ये डी लिखा हुआ है, बी आएगा हमारा। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है, तभी तो तैरेगी दोस्तों। जब बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तभी बर्फ पानी पर तैरेगी। यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर है, हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था। आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है दोस्तों कि महत्वपूर्ण रचनाओं से व महत्वपूर्ण डे से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों हरिजन पत्रिका, जिसका संपादन किया था महात्मा गांधी ने। यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या, ये हमें बताना है। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चर्चा करेंगे दोस्तों हम लोग। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 4 और दोस्तों अनुच्छेद 51 यानी 51 का में स्वर्ण सिंह की संस्तुतियों या सिफारिशों के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल संविधान में या प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 थी, लेकिन दोस्तों इसे बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक और जोड़ा गया दोस्तों, जिसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों को दिया गया है कि उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। यह है हमारा 11वां मूल कर्तव्य दोस्तों। तो इस तरह से अब टोटल दोस्तों मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। यानी हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर ये। इस समय मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान संख्या दोस्तों 11 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। बार बार पूछा गया, एकदम बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। आंसर आएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आनंद मठ के रचनाकार बताने दोस्तों, तो हमारा आंसर बनेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बार बार पूछा गया कि जी क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बीओडी का असंक्षिप्त रूप यानी पूरा नाम बताना है हम लोगों को। असंक्षिप्त का मतलब पूरा नाम, ऐसे भी दोस्तों घुमा के भी प्रश्न दे दिए जाते हैं। ये नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डेफिसिट, बी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिफरेंस, सी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और डी नंबर है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, बीओडी का असंक्षिप्त यानी पूरा नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा और दोस्तों, बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जल प्रदूषण का सूचक है। किसका, जल प्रदूषण का। और जिस जल में बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा जितनी ही अधिक होगी वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा, वह जल उतना ही अधिक प्रदूषित होगा। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 आज के जीके जीएस के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। दोस्तों टेस्ट सीरीज के जरिए आपके क्वेश्चन कम सॉल्व होते हैं, तो पुनः इनका रिवीजन जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।